नमस्ते। आज हम सब एक बड़े ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस तेज तरार मॉडर्न दुनिया के लिए आखिर कितना जरूरी है। तो चलिए एक बड़े मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक तरफ हैं वो माइंडफुलनेस ऐप्स जिनका इस्तेमाल हमें से कई लोग रोज करते हैं, और दूसरी तरफ है बड़े बड़े देशों के बीच होने वाली ग्लोबल डिप्लोमेसी। अब इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। इसका जवाब है प्राचीन भारत से मिला वो ज्ञान जो समय से परे है। जी हाँ, हजारों साल पुराने विचार आज भी हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर ग्लोबल स्टेज तक हर चीज को दिशा दे रहे हैं। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी आंतरिक दुनिया की, हमारे मन की। सवाल यह है कि क्या हजारों साल पुरानी बातें, पुराने तरीके आज के हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में वाकई मदद कर सकते हैं? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी सोच की जो नींव है वो है आत्मनियंत्रण का सिद्धांत, मतलब खुद पर कंट्रोल। भगवद गीता और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में यह साफ साफ सिखाया गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को जीत लिया। असली शांति किसी बाहरी चीज या सफलता से नहीं मिलती, वो तो अंदर के अनुशासन से ही आती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जरा सोचिए, योग और ध्यान जैसी प्रैक्टिस जो कभी आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानने का एक गहरा आध्यात्मिक रास्ता थी, आज वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल क्लैरिटी के लिए ग्लोबल टूल बन चुकी हैं। हो सकता है मकसद थोड़ा बदल गया हो, लेकिन जो तकनीक है वो आज भी उतनी ही असरदार और टाइमलेस है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये आज की हकीकत है। गूगल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम चला रही हैं। हेडस्पेस और काम जैसे मेडिटेशन ऐप्स के तो दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं। ये साफ दिखाता है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो ये तो हुई मन की बात। अब जरा इंडिविजुअल लेवल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही पुराने विचार हमारे समाज और हमारे आपसी रिश्तों को कैसे गाइड करते हैं। और यहाँ पे धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रिलीजन नहीं है। इसका असली मतलब है सही आचरण, अपनी जिम्मेदारी को समझना और अपने कर्तव्य को निभाना। ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो जिंदगी को सही दिशा देता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम धर्म को अलग अलग रोल्स में देख सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? अनुशासन से सीखना। एक लीडर का धर्म न्याय के साथ शासन करना। और एक नागरिक होने के नाते हमारा धर्म समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। यही चीजें तो समाज में एक बैलेंस बनाती हैं। और पता है, यही सिद्धांत आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी गूंजता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां पर्पस ड्रिवन लीडरशिप या एथिकल बिजनेस की बात करती हैं, तो वो असल में इसी धर्म के कॉन्सेप्ट की ही तो बात कर रही होती हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जैसे लीडर्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने हमेशा मुनाफे से पहले अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को रखा। ये सोच इसी प्राचीन भारतीय विचार से ही तो आती है। अब एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार की बात करते हैं, अहिंसा। और अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है अपने विचारों में, अपनी बातों में और अपने कामों में किसी को भी चोट ना पहुंचाना। और इसे कभी कमजोरी नहीं समझा गया, बल्कि इसे करुणा से पैदा होने वाली एक बहुत बड़ी ताकत माना गया है। और देखिए कि ये विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी ने इसे सामाजिक बदलाव का इतना शक्तिशाली हथियार बनाया कि उनसे प्रेरणा लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स की पूरी लड़ाई लड़ी। और आज भी दुनिया में कहीं भी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं तो उनके पीछे यही सिद्धांत काम कर रहा होता है। तो चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमें सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और प्रकृति से कैसे जोड़ते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ना प्रकृति को कभी सिर्फ इस्तेमाल करने का एक रिसोर्स नहीं माना गया, बल्कि उसे एक पवित्र सिस्टम की तरह देखा गया, जिसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। सोचिए, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, सबको एक तरह से देवी देवताओं का दर्जा दिया गया। ये एक बहुत गहरी इकोलॉजिकल समझ को दिखाता है। और अगर हम देखें तो जहां पुराने जमाने में नदियों और पहाड़ों को पवित्र मानकर उनकी पूजा होती थी, आज हम उसी सोच को एक नए रूप में देख रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन। नाम भले ही नए हो गए हों, पर इनके पीछे की भावना तो वही है।
प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना। आज यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है या फिर मिनिमलिज्म यानी कम चीजों में गुजारा करने वाले आंदोलनों की, ये सब कहीं ना कहीं उसी प्राचीन ज्ञान की ही तो गूंज हैं जो हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करो। और अब आते हैं उस विचार पर जो शायद पूरी दुनिया को जोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली विचार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका सीधा सा मतलब है ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है जो हमें धर्म, जाति और देश की बनाई हुई सीमाओं से ऊपर उठकर देखना सिखाती है। और ये विचार आज कितना रेलेवेंट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत ने 2023 में हुए G20 समिट का ऑफिशियल थीम ही इसी को बनाया था। आज की इस बटी हुई दुनिया में ये एकता के लिए एक ऐसी प्राचीन पुकार है जिसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। तो हमने क्या देखा? एक मकसद के साथ जीना यानी धर्म, करुणा के साथ काम करना यानी अहिंसा, प्रकृति का सम्मान करना और पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखना। ये सारे प्राचीन विचार आज भी उतने ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ये वो ज्ञान है जो आज की मॉडर्न लाइफ की बहुत सारी मुश्किलों का हल दे सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर रोज नए नए सॉल्यूशंस खोज रही है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि पहले से ही हमारे पास मौजूद हो, हमारे अपने प्राचीन ज्ञान में छिपा हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर।